हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एम गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि हम लोग भारतीय संविधान की एक सीरीज चलाए हुए हैं और उसी संविधान की सीरीज को आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए भारतीय संविधान के भाग पर आ चुके हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रस्तावना, जिसे प्रसिद्ध न्यायविद डॉक्टर N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र के उपमा दिया है। और इसके ठीक पहले हम लोग भारतीय संविधान के प्रारूप समिति जो आपकी बनी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, इसमें का गठन कब किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे और इसमें कितने सदस्य थे, आदि विषयों में हम लोग जानकारी लिए हैं। उसी सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आज भारतीय संविधान के भाग पर चर्चा करेंगे। कितने भाग हैं और इसमें क्या क्या विषय वस्तु है, इसको हम लोग आज देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, भारतीय संविधान के भाग की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए, आप सभी ने रामचरितमानस तो पढ़ा ही होगा, नहीं भी पढ़े होंगे तो उसके बारे में सुने अवश्य होंगे। एक मोटा सा आपका एक बृहद स्तर पर धार्मिक ग्रंथ है। अब क्या किया गया है कि इस ग्रंथ को, आपके रामचरितमानस को क्या किया गया, छोटे छोटे कांड में बांट दिया गया। कुल आपके 7 कांड रामचरितमानस के अंतर्गत देखने को मिलते हैं और प्रत्येक कांड में आपकी अलग अलग विषय वस्तु, अलग अलग आपकी कथा देखने को मिलती है। अब यहाँ पे देखा जाए भारतीय संविधान, तो यह भी आपको बहुत ही बृहद स्तर पर एक ग्रंथ ही मान लीजिए आप इसको। और इसको भी क्या किया गया कि अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसे छोटे छोटे आपके भाग में बांट दिया गया है और हर एक भाग में, इसके जो भी भाग हैं उसके अलग अलग जो है आपको जानकारी देखने को मिलेगी, अलग अलग विषय वस्तु इसमें सम्मिलित की गई है। तो आइए आज हम लोग भारतीय संविधान के भाग को देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, आपका जो वर्तमान में जो भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था का जो प्रारूप आपको वर्तमान में देखने को मिलता है, इसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग आपको देखने को मिलते हैं। 395 अनुच्छेद हो जाएंगे, 12 अनुसूचियाँ हो जाएंगी और भाग की बात करेंगे तो आपके 22 भाग देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, यह आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपका अनुच्छेद, अनुसूचियाँ और भाग, यह आपका 395 अनुच्छेद हो जाएगा, 12 अनुसूचियाँ हो जाएंगी और आपके 22 भाग देखने को मिलते हैं। बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे। तो यहाँ से हमारा शुरू हो जा रहा भाग। ठीक है, एक तब भाग आपका लिखा हुआ है और उसका संबंध किससे है, और दूसरी तब क्या कर दिए कि इसे संबंधित जो अनुच्छेद हैं उस अनुच्छेद का भी उल्लेख किया गया है। तो यहाँ से आपकी एक समझ विकसित हो जाएगी जो आगे चलकर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। तो देखिए, भाग एक आपका संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है और इसके अंतर्गत आपका अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक सम्मिलित किया गया है। अब संघ और राज्य क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंतर्गत नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, या नए राज्यों का नाम, वर्तमान राज्य और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम में परिवर्तन आदि बातें इसमें सम्मिलित की गई हैं। तो हमको याद रखना है भाग 1 आपका संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। आगे चलते हैं भाग 2 की जब हम चर्चा करते हैं तो यह वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो जाता है। भाग 2 में किसकी चर्चा की गई है, इसका विषय वस्तु क्या है। तो भाग 2 में आपके नागरिकता की चर्चा की गई है और इससे जो संबंधित अनुच्छेद है, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नागरिकता के संबंध में क्या है कि भारत के में नागरिक होने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, इसके साथ साथ कौन भारतीय नागरिक माने जाएंगे, और इसके साथ ही साथ आपको भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में नागरिकता का प्रावधान, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के संबंध में प्रावधान, और किन स्थितियों में आपकी नागरिकता का स्थगित कर दी जाती है उसका उल्लेख आपका किया गया है। तो भाग 2 आपका नागरिकता से संबंधित हो जाता है। आगे चलते हैं, भाग 3 आपका मौलिक अधिकार से संबंधित हो जाता है। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक इसके संदर्भ में व्याख्या करता है। तो भाग 3 आपका मौलिक अधिकार से संबंधित हो जाता है। भारतीय संविधान में आपको कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं जिनकी संख्या कुल आपको 11 देखने को मिलती है। उन अधिकारों की चर्चा कहाँ की गई है, तो आपके भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। तो देखिए, एक बात इसमें एक्स्ट्रा ये याद रखिएगा कि जब भी आपका आपातकाल, इमरजेंसी लागू होती है तो आपके मौलिक अधिकार का स्थगन कर दिया जाता है, परंतु 2 मौलिक अधिकार, आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 आपका कभी भी निरस्त नहीं किया जाता है। एक आपका हो जाएगा दोष सिद्धि के संदर्भ में अधिकार, और आर्टिकल नंबर 21 हो जाता है आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संदर्भ में अधिकार जो दिया गया है, यह आपका स्थगित नहीं किया जाता है। आगे चलिए, भाग 4 आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में जानकारी देते हैं और इससे संबंधित जो आपके अनुच्छेद हैं आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के आर्टिकल नंबर 51 तक इसमें सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, इसमें भी संविधान जो है राज्यों के लिए कुछ कर्तव्य की व्यवस्था किया है कि उनको ऐसा कार्य करना चाहिए। ठीक है, उसमें आगे चलेंगे तो आपकी निःशुल्क संवैधानिक सहायता का अधिकार वगैरह इसकी व्यवस्था करने के लिए लिखा गया है। और इसके साथ ही साथ ग्राम पंचायतों का संगठन हो गया, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार आदि विषयों की जानकारी देता है। भाग 4 आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम लोग DPSP के नाम से जानते हैं।
आगे चलिए, आपको मौलिक अधिकार की सुविधा दे दिया भारतीय संविधान। राज्य के लिए डीपीएसपी हो गया। अब संविधान आपसे भी कुछ आशाएं रखता है, कुछ अपेक्षाएं आपसे रखता है कि आप ऐसा कार्य करेंगे। ठीक, कैसा कार्य करेंगे, आपका क्या कर्तव्य होना चाहिए, जिससे कि किसी भी स्थिति में आपके जो राष्ट्र के प्रतीक हैं उनका अनादर ना होने पावे, उनका अपमान ना होने पावे और उनका सदैव सम्मान बना रहे। ऐसा सरकार क्या संविधान आपसे अपेक्षाएं रखता है। तो भाग 4 आपका मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद आपका 51 का। अच्छा, 4 के आगे ए लिखने का क्या मतलब है, 4A का क्या मतलब है। ए बी का मतलब यही होता है कि यह जो नियम लागू हुआ है या इसमें जोड़ा गया है या बाद में जोड़ा गया है, मूल रूप में ऐसा ये था नहीं, बाद में जोड़ा गया है, तो उसी को ए बी करके जोड़ दिया जाता है। तो देखिए, भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान दिया गया है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में आपका डीपीएसपी राज्य के नीति निषेध तत्व हैं, और भाग 4A में आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। आगे चलिए, आगे देखिए, आगे बात करता है आपका भाग 5। ठीक है, भाग 5 में कहाँ से है आपका, तो भाग 5 आपका संघ सरकार के बारे में जानकारी देता है। अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक इसमें आपको संदर्भित होता है। तो देखिए, इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा, इसके अंतर्गत आपके भारत के राष्ट्रपति आ जाएंगे, उपराष्ट्रपति महोदय आ जाएंगे, आपकी संसद आ जाएगी, इसके अंतर्गत आपका उच्चतम न्यायालय आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट इसके अंतर्गत आ जाएगा, और इसके अंतर्गत कौन आ जाएगा, इसके अंतर्गत आपके आ जाएंगे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे सीएजी नाम से जानते हैं। आज विषय में जानकारी कौन देता है, तो भाग 5 देता है, संघ सरकार इसके अंतर्गत आती है। तो देखिए, जैसे कि आपका भाग 5 संघ सरकार से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार भाग 6 किससे संबंधित हो जाएगा, आपका राज्य सरकार से संबंधित हो जाएगा। आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक, यानी कि अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक आपके राज्य सरकार के बारे में जानकारी देता है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा, राज्य सरकार के अंतर्गत तो आपके राज्यपाल महोदय आ जाएंगे। ठीक है, आपका राज्य मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता आ जाएगा। राज्य का विधानमंडल इसके अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इसी के अंतर्गत आपका उच्च न्यायालय भी देखने को मिल जाएगा। प्रत्येक राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय होता है। विशेष परिस्थितियों में एक ही उच्च न्यायालय दो दो राज्यों का भी कार्यभार संभाल लेता है। तो देखिए, आगे चलते हैं भाग 7। हालांकि यह आपका निरस्त हो चुका है, इसका कोई आवश्यकता नहीं है। यह संबंधित था आपका राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड ख, अनुच्छेद 238 या निरस्त कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया है, इसका अब कोई उल्लेख नहीं होना चाहिए। तो अब आगे चलते हैं, भाग 8 आपका संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, इसमें आपका क्या हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 239 से लेकर 242 तक इसमें सम्मिलित किया गया है संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत। तो भाग 5 आपका संघ सरकार, भाग 6 आपका राज्य सरकार, भाग 7 आपका राज्यों से संबंधित पहले अनुसूची का खंड ख, यह आपका निरस्त हो चुका है। भाग 8 आपका संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित होता है। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलते हैं भैया भाग 9 पर। तो भाग 9 आपका पंचायतों से संबंधित है और इसके अंतर्गत आर्टिकल नंबर 243 से लेकर के 243N तक, यानी कि अनुच्छेद 243 से लेकर 243 अड़ा तक किससे संबंधित है, आपका पंचायतों से संबंधित है। इसमें आपकी ग्राम पंचायतों का गठन और आपका जो है पंचायतों के लिए अर्हताएँ क्या होंगी, पंचायतों का आरक्षण किस प्रकार होगा, पंचायतों का निर्वाचन क्या होगा, और इसके साथ ही साथ पंचायतों की अवधि के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 9 में क्या था, भाग 9 में आपके ग्राम पंचायत का वर्णन किया गया था, लेकिन जब आगे आवश्यकता महसूस हुई कि नगर पंचायत और नगर पालिका के बारे में भी कोई कानून बनाया जाना चाहिए, तो इसी में एक जोड़ दिया गया है भाग 9 का, और इसमें जो है नगर पालिकाओं से संबंधित आपके अनुच्छेद 243 ता से लेकर के अनुच्छेद 243 छा तक का वर्णन इसमें देखने को मिल जाता है, जिसमें आपके भाग 9 का आपकी नगर पालिका से संबंधित हो जाती है। इसमें आपकी नगर पंचायत हो जाएगी, नगर पालिका हो जाएगी, इसके सदस्य क्या होते हैं, वार्ड मेंबर किसी तरह चुने जाएंगे, इसके कितने वार्ड मेंबर की आवश्यकता कितनी जनसंख्या पे होगी, और आदि विषयों पर चर्चा इसमें की गई है। और इनके जो विवाद होंगे निर्वाचन के संदर्भ में, उनका जो है फैसला कहाँ किया जाएगा, निपटारा कहाँ किया जाएगा, ये सारी जानकारी दे दी गई इसमें। ठीक है, अब आगे चलिए, आगे क्या है कि आपका भाग 9 खा है, क्या है आपका 9 खा है, या ऐसे कह सकते हैं 9 खा। तो भाग 9 का खा जो है वो सहकारी समिति आपका कोऑपरेटिव कमेटी से संबंधित हो जाता है, और इसके अंतर्गत जो आपका अनुच्छेद देखने को मिलता है
वह आपका 243 ZH से अनुच्छेद 243 ZT तक देखने को मिलता है भाग 9 खा का। भाग 9 खा में क्या है, सहकारी समितियां देखने को मिल जाती हैं। और इसके साथ आगे जब बढ़ते हैं तो भाग 10 आपका अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। देखिए, जो आपके अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र हैं उनके विषय में अलग आपका प्रावधान एक बनाया गया है। उसके हिसाब से जो आपके संविधान में जगह दी गई है, उस संविधान को, उस नियम कानून को वह आपके भाग 10 के अंतर्गत देखने को मिलता है। और इसमें जो अनुच्छेद देखने को मिलता है, अनुच्छेद 244 से लेकर के 244 का तक का प्रावधान जो आपका है वह भाग 10 का है, और यह अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल में तो ये टाइपिंग संभव नहीं थी रोमन अंक वाली। आपसे जब भी एग्जाम में पूछा जाता है तो अब भाग जो, जैसे मैं यहाँ पे 9 लिखा हुआ हूँ तो हर रोमन संख्या में लिखा जाता है। तो प्लीज़ आप लोग एक काम करिएगा, कम से कम 1 से लेकर के 22 या 25 तक आप लोग रोमन नंबर को याद कर लीजिएगा, वो आपका काम होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सीधे इसी को याद करके जाते हैं 9 का और खा, है ना। बुक में भी कई में यही देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ जो एग्जामिनर दे देता है वो आपका रोमन अंक में दे देता है। तो यहाँ थोड़ी सी जो है परेशानी होती है। मैं चाहता हूँ किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो भाग 9 आपका पंचायतें हैं। भाग 9 का आपका नगर पालिका संबंधित है। भाग 9 का खा आपका सहकारी समिति से संबंधित है। भाग 10 आपका अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित हो जाता है। आगे चलते हैं भैया, भाग 11। ठीक है, भाग 11 क्या कहता है, तो भाग 11 आपका संघ और राज्यों के बीच संबंध। किसके बीच में? संघ और राज्यों के बीच में संबंध से संबंधित हो जाता है आपका। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको ढेर सारी बातें देखने को मिलेंगी। ठीक, कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना, ये सारी बातें आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। और इसके लिए जो आपका अनुच्छेद है, अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 तक देखने को मिल जाएगा। अच्छा, इसी में यह भी लिखा हुआ संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार आदि विषयों पर चर्चा की गई है। ठीक है, क्योंकि भारत में क्या है कि संघ और राज्य दोनों सरकारों को साथ में काम करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, देश पूरी तरीके से अपना विकासशील विकसित हो पाएगा। आगे चलिए, भाग 12। भाग 12 आपका किससे संबंधित है, तो भाग 12 जो आपका संबंधित है वह हो जाएगा आपका वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। अनुच्छेद 264 से लेकर के आपका देखने को मिलेगा 300A तक देखने को मिलता है भाग 12। ठीक है, तो आगे अगर हम लोग चलते हैं तो आगे आपको क्या मिल जाएगा, इसी में आपका भाग 12 में वित्त आयोग देखने को मिल जाएगा। विद्युत पर करों से छूट मिल जाएगी। ठीक है, और ढेर सारी बातें, वृत्तियों व्यापार, वृत्तियों मतलब क्या, आपकी रोजी रोटी। ठीक है, वृत्तियों व्यापार आजीविका और नियोजनों पर कर किस प्रकार लगेगा आदि बातों का जो आपका उल्लेख किया गया है वो किस में आपको सम्मिलित किया जाएगा, वित्त भाग 12 में है, अनुच्छेद 264 से लेकर के 300A में। ठीक है, आगे चलते हैं भाग 13। भाग 13 किससे संबंधित है, तो राज्य के राज क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम। अनुच्छेद 301 से लेकर के 307। देखिए, आप भारत के अंतर उसकी सीमा के अंतर्गत व्यापार कर रहे हैं, तो आपके ऊपर तो टैक्सेशन होगा ना, जो टैक्स लगेगा आपको उस हिसाब से उसके विषय में क्या जानकारी दी गई है, यह आपका जो है भाग 13 के अंतर्गत दिखाया जाएगा। और इसके लिए जो आपका आर्टिकल प्रयोग किया जाएगा यह आपका 301 से लेकर 307 के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध से है। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद है। सीधा सीधा कहा जाए तो जो आपका जो है वित्तीय लेन देन है वह भाग 12 संबंधित है। और भाग 13 जो आपका है, भाग 13 के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, चाहे वह भारत, देखिए अगर भारत की सीमा है, ठीक, तो अपने जो व्यापार हो रहा है कुछ तो भारतीय व्यापार है और कुछ विदेशी व्यापार है। तो विदेशी व्यापार भारतीय व्यापार दोनों साथ में काम कर रहे हैं अपने भारत में, तो उनके विषय में जो आपका अनुबंध किया गया है, जो उनके विषय में आपकी जानकारी दी गई है, जो उनके विषय में नियम बनाया गया है, वह सब का सब आपका भाग 13 के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है कि भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक का आपको देखने को मिलती हैं। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं के अंतर्गत क्या आ जाएगा आपका, तो इसके अंतर्गत आपको देखिए IAS, IPS, IRS, है ना। और राज्य की जब बात करेंगे तो PCS लेवल की जो आपके एग्जाम ऑफिसर होते हैं, इनके विषय में जो आपकी जानकारी दी गई, इनकी सेवा अवधि क्या होगी, इनके चयन करने की प्रक्रिया क्या होगी, आदि विषयों की जानकारी दी गई है,
वह आपके भाग 14 में दी गई। तो भाग 14 आपका संघ और राज्य के अधीन सेवाएं जो दी जा रही हैं इस विषय में बात करेगा। ठीक है, भाग 14 का बाद में जोड़ा गया अधिकरण है अनुच्छेद 323 का से लेकर 323 खा तक। आगे चलते हैं, आपका निर्वाचन भाग 15 संबंधित है आपके निर्वाचन से, और इसमें आर्टिकल नंबर 324 से लेकर के 329 तक का प्रावधान किया गया है। अच्छा, निर्वाचन में क्या है कि इसमें जो लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। ठीक है, जो आपके लोकसभा और राज्यसभा हैं, ठीक, आपके विधान सभा हैं, इन सबों का जो आपका निर्वाचन होना है उनके विषय में जो आपकी जानकारी देता है वह देता है आपका भाग 15 अनुच्छेद नंबर 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक का। ठीक है, आगे चलते हैं, भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान 330 से लेकर 342। तो इसको एक बार देख लेते हैं। अच्छा, अनुच्छेद नहीं भी याद है अभी तत्काल के रूप में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंपॉर्टेंट जो आपके अनुच्छेद बनते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उनकी अलग से एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाओं का वर्णन किया गया है। भाग 14 का में आपका अधिकरण है, भाग 15 में आपका निर्वाचन है, और भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान देखने को मिलता है। आपका जनजातीय और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का संरक्षण है ना, जो आपको इनर लाइनर परमिट वगैरह लेनी पड़ती है, ये सारी बातों की यहाँ पे प्रावधान किया गया है। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, भाग 17। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला है आपका है भाग 17। और भाग 17 आपके राजभाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है भाग 17 आपका? राजभाषा से संबंधित है। और इसमें जो आपका अनुच्छेद नंबर 343 से लेकर के 351 है, यह राजभाषा से संबंधित है। अब देखिए, बहुत बार पूछ लेता है जो हिंदी है वह भारत की राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है। ठीक है, पूछ लेता एग्जामिनर कि जो आपकी हिंदी भाषा है यह भारत की राष्ट्रभाषा है कि राजभाषा है। तो याद रखिएगा जो आपके आर्टिकल नंबर 343 से लेकर 351 तक का प्रावधान किया गया है, इसमें हिंदी को भारत की राजभाषा माना गया है। क्या माना गया है? हिंदी को भारत की राजभाषा माना गया है। भारत की राष्ट्रभाषा कोई भी देखने को नहीं मिलती है। राजभाषा क्या होती है? राजभाषा होती है जिस भाषा में हम लोग जो है अपना आपसी कार्यालय पत्र व्यवहार करते हैं उसको राजभाषा की संज्ञा दी जाती है। तो हिंदी जो है भारत में राजभाषा श्रेणी में आती है, आपकी राष्ट्रभाषा की श्रेणी में नहीं आती है। ठीक है, आर्टिकल नंबर भाग 18 आपका आपातकाल से संबंधित है। किससे? आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक का इसी में आपके प्रावधान देखने को मिलेगा। आर्टिकल नंबर 352 के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे क्या है आपका? मान लीजिए कि देश के अंदर क्या हो गया, सशस्त्र विद्रोह हो गया। इस स्थिति में आपका आपातकाल लागू हो जाएगा। बाह्य आक्रमण के समय आपका आपातकाल लागू हो जाएगा, और वित्तीय संकट के समय भी आपातकाल लागू हो जाएगा। तो 3 तरह के आपातकाल की घोषणा की गई है। ठीक है, पहला कौन सा? आंतरिक विद्रोह। दूसरा हो जाएगा आपका बाह्य आक्रमण हो जाएगा, कोई दूसरा देश भारत पर आक्रमण कर देता है। और तीसरे कंडीशन में आप देखेंगे तो जब वित्तीय संकट अपने यहाँ गहरा जाएगा, गंभीर परिणाम देखने को मिलने लगेंगे, तो वहाँ भी सरकार के पास संविधान में व्यवस्था की गई है कि आप इमरजेंसी को लागू कर दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। भाग 19 आपका प्रक्रिया से संबंधित है। और आर्टिकल नंबर 20 वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी है आपके लिए। कौन सा? आर्टिकल नंबर 20 वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इसके लिए भाग 20 आपका, यह आपके संविधान संशोधन से संबंधित है। किससे है? संविधान संशोधन से संबंधित है। और इसके लिए अनुच्छेद 368 आर्टिकल नंबर 368 आपका जो है यह आपका संशोधन से संबंधित है। देखिए, व्यवस्था भी की गई कि मान लीजिए संविधान में आज कुछ, भारतीय राज्य व्यवस्था में आज कुछ उस समय कुछ ऐसा लिख दिया गया हो जो आज के परिवेश में सुटेबल नहीं है, ठीक नहीं है, तो उसको संदर्भ में संशोधन किया जा सकता है। यह विशेष रूप से रामबाण का काम करता है, क्योंकि कोई भी चीज़ जितनी अधिक बार वो क्या होगा, प्यूरीफायर होगी, संशोधित होगी, उतनी ही अच्छी रहेगी वो। तो ऐसी भी संविधान निर्माताओं ने यहाँ व्यवस्था की है। आपका दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। तो भाग 20 में भाग 20 में इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 368 के तहत कि इसमें संशोधन किया जा सकता है। भारतीय राज्य व्यवस्था में आपके संशोधन का उल्लेख किया गया है। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है? भाग 21 आपका अस्थायी संक्रमणशील विशेष उपबंध अनुच्छेद 369 से लेकर 392। और भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में पाठ और निरसन अनुच्छेद 393 से 395 तक देखने को मिलता है।
ठीक, तो हम लोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 395 तक का वर्णन कहाँ कहाँ है और भाग कितने हैं उनको एक नज़र में देखने का प्रयास किए हैं। अभी अनुच्छेद याद नहीं हो रहा तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अनुच्छेद के बारे में आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है, चलते हैं एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं। तो भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 मौलिक कर्तव्य, भाग 5 संघ सरकार, भाग 6 राज्य सरकार, भाग 7 आपका निरस्त हो गया है राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड खा। ठीक, भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र, भाग 9 में आपकी पंचायतें हैं, भाग 9 का में आपके नगर पालिकाएँ हैं, भाग 9 खा में आपके सहकारी समितियों का वर्णन किया गया है, भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित हैं आपके, भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध की वर्णन किया गया है, भाग 12 में आपका वित्तीय संपत्ति संविदावाद अनुवाद अनुच्छेद 264 से 300A, और भाग 13 में आपके भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम के विषय में आपकी जानकारी दी गई है। आर्टिकल नंबर 14 आपका है भाग 14 है आपका, और इसमें संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, यह भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक, भाग 14 भी आपका क्या है इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट श्रेणी में इसको डाल दीजिएगा। भाग 14 का अधिकरण, भाग 15 आपका निर्वाचन से संबंधित है। ठीक, और भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान की व्यवस्था करता है। भाग 17 आपका राजभाषा इंपॉर्टेंट है। भाग 18 आपका आपात उपबंध, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। और भाग 20 आपका संशोधन हो जाएगा अनुच्छेद 368 के तहत, यह भी आपका इंपॉर्टेंट के रूप में देखने को मिलेगा। भाग 21 आपके अस्थायी संक्रमणशील विशेष उपबंध की व्यवस्था करता है। वहीं आपका भाग 22 आपका संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में पाठ और निरसन, अनुच्छेद 393 से लेकर 395 की व्यवस्था की गई है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और इस चैनल को अधिक से अधिक अपना सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।